Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start with the lecture number 7. In this lecture we will discuss about the addressing modes, and this lecture is basically from the book. You can see the chapter number 3 from the Intel microprocessor book. This book is written by the Barry B. Bray. That is the name of the writer. So इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम लेक्चर नंबर 6 में जो हमने डिस्कशन की थी उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। लेक्चर नंबर 6 के दौरान हमने देखा था कि असेंबली लैंग्वेज के जो ऑपकोड्स या स्टेटमेंट्स या कमांड्स या जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला हिस्सा है उसका ऑपकोड एंड दूसरा हिस्सा जो उसका है उसमें ऑपरेंड्स या एड्रेसेस होती हैं। सो ये जो दो हिस्से हैं इंस्ट्रक्शन के, तो उन दोनों को कंबाइन करके पूरी इंस्ट्रक्शन बनती है। सो व्हाट इज ऑपकोड? ऑपकोड फील्ड, इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन और ऑपकोड, एंड द राइट साइड ऑफ दिस ऑपकोड फील्ड हैज द ऑपरेंड व्हिच कंटेन द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑपकोड। सो इस ऑपरेंड्स फील्ड्स में या तो रजिस्टर्स होते हैं या एड्रेसेस होती हैं या इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एड्रेसेस और रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन, या इसमें रजिस्टर्स और कांस्टेंट वैल्यूज़ जो होते हैं उनका दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सो इसका एक एग्जांपल है, जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं मूव AL, BL। ये मूव इंस्ट्रक्शन पिछली मरतबा हम इसका थोड़ा सा मुताला कर चुके थे। दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू मूव द कंटेंट्स ऑफ BL register or lower order byte of B register to the lower order byte of the register. We will discuss about the other fields in the extension. You can see here in this slide the instruction cycle state diagram. पिछले लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि पूरी इंस्ट्रक्शन जब शुरू से मेमोरी से फैच होती है, मेमोरी से जब उसको उठाया जाता है और जब इसको इंस्ट्रक्शन पॉइंट रजिस्टर में माइक्रो प्रोसेसर रीड करता है, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन को उससे पहले उसके बाद उसको डिकोड किया जाता है। वी कॉल इट इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन डिकोडिंग। उससे माइक्रो प्रोसेसर को पता चलता है कि व्हाट इज़ द ऑपरेशन एंड व्हाट आर द ऑपरेंड्स। इस इंस्ट्रक्शन का क्या ऑपरेशन होगा या ये इंस्ट्रक्शन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगी ऑन द ऑपरेंड्स। और इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग के साथ साथ उसमें इंस्ट्रक्शंस डिकोडिंग के दौरान हमें ये तो ऑपरेशन का पता चलता है, उसके साथ साथ हमें जो ऑपरेंड्स यूज़ होते हैं, ऑपरेंड्स मीन्स कि कॉन्स्टेंट्स हो गए, एड्रेसेस हो गई या रजिस्टर्स हो गए, या इन सब का कॉम्बिनेशन जो हो गया, तो हमें वो भी पता चलता है। तो इन केस इफ देयर आर सम ऑपरेंड्स व्हिच वी हैव टू फेच either from memory or from somewhere else, so these operands are being fetched, and so this is the, if there are multiple operation, एक से ज़्यादा अगर ऑपरेंड्स हैं तो हम सारे के सारे फैच करते हैं। सो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जितने ऑपरेंड्स होंगे वो सारे के सारे फैच होंगे। उसके बाद हम उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कि भाई कौन सा इन ऑपरेंड्स के ऊपर या रजिस्टर्स के ऊपर, कांस्टेंट्स के ऊपर कौन सा ऑपरेशन होना चाहिए। जब ऑपरेशंस हो जाते हैं सो हम इसके बाद हमने जो भी रिज़ल्ट मिलता है इस इंस्ट्रक्शन का, उस इंस्ट्रक्शन के रिज़ल्ट को हमें स्टोर करना होता है। अब स्टोर करने के लिए इन केस अगर कोई एक से ज़्यादा रिज़ल्ट्स हैं, एक से ज़्यादा रिज़ल्ट्स इस तरह हो सकते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑपरेशन करते हैं तो उसमें हमें रिमाइंडर, फॉर एग्जाम्पल डिवीजन में हमें रिमाइंडर मिलता है, क्वोशिएंट मिलता है, तो उन दोनों को भी हमें स्टोर करना पड़ता है। तो ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा हमारे पास ऑपरेशन के रिजल्ट्स हों। सो देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अगेन स्टोर ऑल दोज रिजल्ट्स और मल्टीपल रिजल्ट्स। अगर हमारे पास वेक्टर डेटा है, जिस तरह हमारे पास एरेज हो गए या स्ट्रिंग्स हो गए,
स्पेशली जब स्ट्रिंग्स हो जाते हैं तो हमें बार बार ऑपरेंड्स फैच करने पड़ते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है कि इन ऑपरेंड्स को फैच करके इनके रिजल्ट्स को स्टोर करते हैं। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रिजल्ट्स हों, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है, डिवीजन स्टेटमेंट है, उस डिवीजन स्टेटमेंट में ये होता है कि हमारे पास क्वोशंट भी आता है और रिमाइंडर जो है दो रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो हमने क्या करना है, हम दोनों रिजल्ट्स को कैलकुलेट करते हैं और दोनों रिजल्ट्स को कैलकुलेट करने के बाद हमें दोनों रिजल्ट्स सेव करने होते हैं। जब सेव करनी है तो हम सारे को सारे स्टोर कर लेते हैं किसी लोकेशन पे या किसी रजिस्टर के अंदर। उसके बाद हमें, अगर हमारे पास स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को हम दोबारा जो है ना, नेक्स्ट जो लोकेशन है वहाँ से हम कैरेक्टर्स को रीड करते जाते हैं। अदरवाइज दूसरे केस में ये होता है कि हम, अगर इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तो हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होती है दूसरी, उसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी है उसको हम एड्रेस को कैलकुलेट करते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है। उसके साथ साथ दूसरी इंस्ट्रक्शन की एड्रेस पता चल जाती है, जहाँ से हम उस इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं, मीन्स लोड करते हैं अगेन इसमें इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर में। ये प्रोसेस था इंस्ट्रक्शन साइकिल स्टेट डायग्राम के, इंस्ट्रक्शन पूरी किस तरह, साइकिल पूरा किस तरह चलता है। उसके बाद there were some points or some topics related to the types of operands। कौन कौन से किस्म के ऑपरेंड्स हो सकते हैं हमारे पास, या तो एड्रेसेस हो सकती हैं, या हमारे पास नंबर्स हो सकते हैं, या हमारे पास कैरेक्टर्स हो सकते हैं, या लॉजिकल डेटा हो सकती है, या डेटा स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में। तो एड्रेस या तो हमारे पास इमीडिएट होगी, डायरेक्ट होगी, या इनडायरेक्ट होगी, या स्टैक होगी। ये चीज़ें हमने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस तो नहीं की थी, वो हम अभी इस लेक्चर के दौरान हम डिस्कस करेंगे इन मोर डिटेल, कि पता चले कि इमीडिएट क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, स्टैक्स क्या होते हैं। दैट इज़ द मेन टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। नंबर्स में इंटीजर्स होते हैं या फिक्स पॉइंट होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं जिसमें साइन होता है, मैग्नीट्यूड, एक्सपोनेंट एंड सो ऑन। कैरेक्टर्स हमने ये भी डिस्कस किया था। एस्की टेबल जिसमें 128 कैरेक्टर्स होते हैं, प्रिंटेबल एंड कंट्रोल कैरेक्टर्स होते हैं। और एस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दिस इज़ वन ऑफ द स्टैंडर्ड व्हिच हैज़ बीन यूज्ड सिंस सो लॉन्ग टू रिप्रेजेंट दीज कैरेक्टर्स इन द कंप्यूटर्स। लॉजिकल डेटा में बिट्स, फ्लैग्स होते हैं। बिट्स और फ्लैग्स को हम उसके ऊपर ऑपरेशन भी अप्लाई करते हैं। उसके अलावा in the previous lecture we also discussed about the types of operations। actually ये जो instructions होती हैं उन instructions को हम different categories में divide करते हैं। for example first category is data transfer, डेटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव करना, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में मूव करना, रजिस्टर से रजिस्टर मूव करना, रजिस्टर से मेमोरी मूव करना, मेमोरी से रजिस्टर मूव करना एंड सो ऑन। उसके अलावा अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सो ऑन, these are all instruction, they lie in this arithmetic section। logical operation and or not and all these exclusive are, ये सारे ऑपरेशन जो हैं वो जो भी इंस्ट्रक्शंस ये ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं वो इस सेक्शन में आती हैं। कन्वर्जन में वो सारी इंस्ट्रक्शन जो डेटा को कन्वर्ट करती हैं, लाइक बाइनरी से किसी और में, और से बाइनरी से किसी और डेटा फॉर्मेट में, like integer or integer to binary or integer to BCD and so on। इनपुट आउटपुट कैटेगरी, इस कैटेगरी में जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं उनका काम ये होता है हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस एंड हाउ टू राइट डेटा टुवर्ड्स द आउटपुट डिवाइसेस। इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि मेमोरी मैपिंग होती है। मेमोरी मैपिंग मीन्स we are dealing with the memory, but actually वहाँ से ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उस डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं। सिस्टम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, जिसमें हमने जंप इंस्ट्रक्शन, प्रोसीजर कॉल्स और ये सारी इंस्ट्रक्शंस का थोड़ा सा ओवरव्यू किया था। अब हम क्या करते हैं, इस लेक्चर नंबर 6 को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कि इस
फील्ड जो है हमारी, इंस्ट्रक्शन जो है हमारी, उसमें हमने सिर्फ डिस्कस किया था इसमें ऑपकोड एंड ऑपरेंड्स होते हैं, सिर्फ ऑपरेंड 2 हिस्से होते हैं। एक्चुअली जब हम असेंबली लैंग्वेज शुरू करेंगे देन वी विल कंसीडर 4 सेक्शंस। एक्चुअली दिस होल इंस्ट्रक्शन इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, 4 हिस्सों में। इससे पहले ऑपकोड से पहले हमारे पास लेबल होता है, दिस लेबल फील्ड इज देयर। उसके बाद उसके एंड में हम सेमीकोलन दे के उसके बाद कमेंट्स लिखते हैं। सो बेसिकली एक्चुअली इन प्रैक्टिकल दिस इंस्ट्रक्शन, assembly instruction or machine instruction is divided into 4 sections: label, opcode, operands and comments. Leftmost जो हमारी है वो label है। This label field, ये जो label field हमारे पास है, used to store a symbolic name for the memory location in location it represents. जब हम कोई भी instruction store करते हैं, कोई भी program जब हम memory में store करते हैं तो हर इंस्ट्रक्शन को मेमोरी लोकेशन असाइन होती है, मेमोरी में एक पोर्शन असाइन होता है और लेबल जो है उस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है कि ये एड्रेस, ये इंस्ट्रक्शन किस एड्रेस पे स्टोर हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हमें जंप करना हो किसी भी इंस्ट्रक्शन पे, मैं छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे कि भाई लेबल ABC इज़ अ लेबल। यहाँ पे हमने मूव इंस्ट्रक्शन लिखी है व्हाट्सएवर, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखी है थर्ड इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे हम जंप लिखते हैं JUMP फॉर एग्जाम्पल। दिस इज़ नॉट द एक्चुअल स्टेटमेंट, ये असल स्टेटमेंट ये नहीं है, मगर मैं सिर्फ आपकी इंट्रोडक्शन के लिए अगर मैं कहता हूँ कि मुझे जंप करना है ABC पे तो मैं असेंबली में इस तरह लिखूँगा, मगर असल में होता क्या है कि ABC जो है ना ये लोकेशन को शो करता है। यहाँ पे मूव स्टेटमेंट है, यहाँ पे एड स्टेटमेंट है और यहाँ पे मल्टीपल अदर स्टेटमेंट्स जो है ना वो भी हैं। और अगर मैं प्रोग्राम मेमोरी को देखूँ तो उस प्रोग्राम मेमोरी में हमारी ये सारी स्टेटमेंट्स स्टोर होती हैं। ये अज्यूम कर लें कि मूव स्टेटमेंट को ये 3 या 4 या 2 बाइट्स होते हैं, असाइन होते हैं और इसकी लोकेशन है 0211 इन हेक्साडेसिमल। दूसरी एड इंस्ट्रक्शन को 2 या 3 या 4 व्हाट्सएवर नंबर ऑफ बाइट्स उसको असाइन होते हैं, तो उन 2, 3, 4 बाइट्स पे ये एड इंस्ट्रक्शन स्टोर हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे फॉर एग्जांपल जंप इंस्ट्रक्शन है तो जंप इंस्ट्रक्शन की ये लोकेशन होगी। अगर 211 और 213 पे, क्योंकि इसको 2 बाइट्स हैं तो 211, 212 एंड 213 पे एड इंस्ट्रक्शन। अगर इसको 2 बाइट्स हैं तो जंप जो है वो 215 पे होगी। तो यहाँ से जंप, जब हम जंप करेंगे तो जंप को पता चलेगा कि ये ABC शो कर रहा है, 0211 जो एड्रेस है उसको शो कर रहा है। तो ये जो ABC या जो लेबल्स हम लिखते हैं, ये लेबल जो है वो हम नाम देते हैं किसी भी मेमोरी लोकेशन को जहाँ पे हमारी वो एड्रेस स्टोर हुई है। So all the labels must begin with a letter or one of the following special characters like at the rate of sign, dollar sign, hyphen or question mark or something. Label may be of any length from 1 to 35 characters. These are the properties of a label. And then label appears in a program to identify name of a memory location for string data and for other purposes. अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑफ ईच डेटा एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड्स हम डिस्कस करेंगे। एड्रेसिंग मोड होता क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, या एड्रेसिंग मोड में किस तरह ऑपरेंड्स को हम एड्रेस कैलकुलेट करते हैं, वो सारे जितने भी एड्रेसिंग मोड्स हैं हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे इस लेक्चर के दौरान डिस्कस कर लें। उसके बाद डेटा एड्रेसिंग मोड टू फॉर्म असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स, वी विल डिस्कस कि असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस किस तरह बनती हैं उन एड्रेसिंग मोड्स के मुताबिक, क्योंकि ये सारे के सारे एड्रेसिंग मोड्स जो हैं असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। उसको या तो असेंबली में भी देख सकते हैं कि किस तरह यूज़ हो रहे हैं। हर इंस्ट्रक्शन जो है ना कोई एक एड्रेसिंग मोड यूज़ करती है। हम ये देखेंगे कि किस तरह यूज़ करती है, कहाँ पे यूज़ होते हैं और किस तरह यूज़ होते हैं। ऑपरेशन ऑफ ईच प्रोग्राम मेमोरी एड्रेसिंग मोड, ऑपरेशन किस तरह होते हैं उसमें अंदर। ऑपरेशन का मतलब ये है कि हम जो एड्रेस कैलकुलेट करते हैं किसी भी ऑपरेंड की,
तो वो एड्रेस किस तरह कैलकुलेट होती है, उसमें जो दो या तीन वैल्यूज़ हमारे पास होते हैं उनको आपस में मिला के हम एड्रेस किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं. The program memory addressing modes to form assembly and machine language statements. So we will also discuss that one, and we will also discuss the selection of appropriate addressing mode to accomplish a given task. आप एक जो टास्क है उसको करने के लिए एक या दो कोई भी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मोड्स आर देयर, उनमें से कोई भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई हम ये टास्क इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं. मल्टीपल जो है ना हमारे पास तरीके होते हैं, एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि उन तरीक़ों में एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी, तो हमें वो एड्रेसिंग मोड सेलेक्ट करना चाहिए. वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के दिन. उसके अलावा रियल और प्रोटेक्टेड मेमोरी मोड ऑपरेशन. अब रियल मोड वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर अबाउट रियल एंड प्रोटेक्टेड मोड. रियल मोड में हम क्या करते थे, सेगमेंट रजिस्टर्स थे हमारे पास और हमारे पास इंडेक्स रजिस्टर्स थे हमारे पास, और प्रोटेक्टेड मोड में हम वही सेगमेंट रजिस्टर इस्तेमाल कर रहे थे, बट देयर पर्पस वाज डिफरेंट. उनका पर्पस जो यूज़ था वो डिफरेंट था. बट अगेन दोनों मोड्स में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम ऑपरेंड्स को किस तरह एड्रेस करें. ऑपरेंड्स जो हमारे स्टोर होते हैं मेमोरी में उनको हम किस तरह एड्रेस करें. And then we will discuss about the sequence of events that take place data onto the stack or remove data from the stack. अब स्टैक के ऊपर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास होती है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था. स्टैक इज़ अ लीफो सिस्टम. सो इस स्टैक के अंदर हमारी डेटा इन होती है और इससे आउट होती है. उसके लिए दो ऑपरेशन हैं, पुश और पॉप. पुश से हम डेटा इसमें स्टोर करते हैं, पॉप से जो है हम डेटा इसे रीड करते हैं. सो दो ऑपरेशंस हैं, पुश और पॉप. उसके अलावा जो हमने डेटा स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे, दैट हाउ अ डेटा स्ट्रक्चर इज प्लेस्ड इन मेमोरी एंड यूज्ड विद द सॉफ्टवेयर्स. नाउ व्हाट आर एड्रेसिंग मोड्स. एड्रेसिंग मोड क्या होती है, दो सवाल हैं इसके लिए कि भाई वेयर आर द ऑपरेंड्स. हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें ये पता चलना चाहिए कि भाई ऑपरेंड्स हैं कहाँ पे. आइदर दे आर ऑन रजिस्टर्स, आइदर दे आर इन मेमोरी लोकेशन, या ये भी हो सकता है कि वो ऑपरेंड या हमारा जो वो वैल्यू है दैट इज इनसाइड द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हो. सो हाउ मेमोरी एड्रेसेस आर कंप्यूटेड, दीज आर द टू मेन क्वेश्चंस दैट comprise the addressing mode. Where are the operands and how memory addresses are computed. The Intel architecture, 32-bit Intel architecture, basically it supports three fundamental addressing modes. There are some variations of these three addressing modes. इनकी basically तीन है, register, immediate and memory. So addressing, ये तीन addressing modes हैं. उसके बाद इसके variations हैं, इनमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस आती हैं और उनके नाम जो है हम मुख्तलिफ रखते हैं कि भाई मेमोरी इसमें डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं, तो उसका क्या है, किस तरह वो हम एड्रेस कैलकुलेट करते हैं और वहाँ से हम ऑपरेंड जो है ना किस तरह लोकेट करते हैं उसको. सो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. सो ऑपरेंड इज इनसाइड द रजिस्टर. इमीडिएट एड्रेसिंग, ऑपरेंड इज स्टोर्ड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ. And memory addressing means operand is inside the memory. So या तो आपका जो वैल्यूज़ होंगे जो हम यूज़ करना चाहते हैं या डेटा जो है आपकी या जो भी वैल्यूज़ हैं, या तो वो रजिस्टर्स के अंदर होंगी और हम रजिस्टर्स को एक्सेस करते हैं, या वो जो वैल्यूज़ हैं या जो कॉन्स्टेंट्स हैं या जो वैल्यूज़ हैं वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हों. हम कहते हैं कि भाई 2 और 3, 2 और 3 को हम अगर 8 करना चाहते हैं तो वो हम इसी में भी रख सकते हैं. उसमें से कोई कांस्टेंट वैल्यू 3 या 2 उसको हम डायरेक्टली इसमें रखते हैं, इंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं. या ये भी हो सकता है कि ये वैल्यूज़ मेमोरी में किसी जगह पे हों और वहाँ से हम उनको उठाएं और उनको ऊपर हम ऑपरेट करें. सो मेमोरी एड्रेसिंग जो है मोड है उसमें देयर आर सो मेनी वेराइटीज़. सो उसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं और मैंने जैसे कहा कि उनके मुख्तलिफ नाम होते हैं. सो वेराइटी ऑफ एड्रेसिंग मोड्स फॉर द मेमोरी. एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट आता है.
and support high level language constructs and data structure, because जो हमारी data structures हैं, जिस तरह हमारे structures हो गई या arrays हो गए, उनको हम registers में तो store नहीं कर सकते, because क्योंकि उस data structure में जो multiple हमारे elements होते हैं और they are of different data types, तो हम क्या करते हैं, उनको उसमें मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं, फिर वहाँ से उनको हम एक्सेस करते हैं. सो द एफिशिएंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर द माइक्रोप्रोसेसर रिक्वायर्स अ कंप्लीट फैमिलियरिटी विद द एड्रेसिंग मोड्स एम्प्लॉयड बाय ईच इंस्ट्रक्शन. अगर आपने बेहतरीन प्रोग्रामिंग करनी है, बेहतरीन प्रोग्रामिंग इस तरह मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो प्रोग्राम फास्ट भी हो और मेमोरी भी कम यूटिलाइज करे, कंप्यूटेशन टाइम उसका फास्ट हो और मेमोरी भी कम यूटिलाइज करे, उसके लिए आपको एड्रेसिंग मोड्स का पता होना बहुत ज़रूरी है. हम डिस्कशन करने से पहले एक इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, मूव इंस्ट्रक्शन. मूव इंस्ट्रक्शन जो है ना बहुत ही आम यूज़ होती है. मूव इंस्ट्रक्शन जो है इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं. हम शुरू में अभी इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद हम इसकी वेरिएशंस देखेंगे कि क्या क्या हो सकती हैं. देन वी विल एनालाइज व्हाट आर द एड्रेसिंग मोड्स, एंड इस मूव इंस्ट्रक्शन में हम मल्टीपल पैरामीटर्स यूज़ करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें मल्टीपल ऑपरेंड्स यूज़ करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें ये सारे एड्रेसिंग मोड किस तरह यूज़ हो रहे हैं. एक्चुअली बेसिकली मूव इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड्स basis for addressing. Actually, move instruction provides the basis for explanation of data addressing mode. So that is the reason we have chose move. That is the more flexible. नीचे जो तस्वीर दी गई है कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन जो है उसका नाम इंस्ट्रक्शन लिखी है मूव AX एंड BX. हमें पता है कि AX और BX ये दो रजिस्टर्स हैं और इन दोनों रजिस्टर्स को हमने यूज़ किया है कि भाई मूव AX BX. यहाँ पे BX सोर्स रजिस्टर है और डेस्टिनेशन रजिस्टर जो है वो AX है. सो सोर्स इज़ द राइट एंड डेस्टिनेशन इज़ द लेफ्ट नेक्स्ट टू द ऑपकोड मूव इसके साथ लिखे हुए हैं. सो हमें पता है कि ऑपकोड क्या होता है और ऑपरेशन ऑपकोड इज़ नथिंग बट ऑपरेशन कोड. वो हमें वो माइक्रो प्रोसेसर को बताता है कि भाई आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है. सो ये बेसिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ मूव इंस्ट्रक्शन है. अब इसको हम क्या करेंगे, इसका मेन पर्पस क्या है कि भाई BX रजिस्टर में whatsoever the contents are inside the BX register they will be transferred to the AX register. BX register's contents will be transferred or moved to the AX register. So now we will consider all the possible variations of data addressing modes using the move, and they are shown in the next slide. You will see all the possible variations. These data addressing modes are found with all versions of Intel microprocessors. There are few, one or two, they are not available in the 8086 and 8088. One is the scale index addressing mode. Don't be confused. इसमें आप परेशान होने की बात नहीं है कि scale indexing addressing क्या होती है, हम उसको डिटेल में डिस्कस करें क्या होती है. बट ये जो एड्रेसिंग मोड है वो सिर्फ जो है ना 8038 से लेकर कोर 2 एंड जो नई आर्किटेक्चर्स हैं उनमें अवेलेबल, इससे पहले वाले में अवेलेबल नहीं है. RIP or is called the instruction point relative addressing mode is not illustrated. Only ये हम इसको थोड़ा सा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये Pentium 4 और Core 2 यहाँ 64 बिट मोड में जो है ना अवेलेबल होता है. बहुत सारी इंस्ट्रक्शन मोड एड्रेसिंग मोड से हम जो है ना कोशिश करेंगे कि जो मेन है उनको हम डिटेल में डिस्कस करें, बाकी का जो हम ओवरव्यू करेंगे. Now you can see here in this slide there are so many variations of move instruction ranges. These all, most of them, they are available, they are being used in 8086 to Core 2 or the new architectures.
सो ये डेटा एड्रेसिंग मोड जो हैं वो सारी की सारी आर्किटेक्चर्स में 8086 प्रोसेसर से लेकर और नई आर्किटेक्चर्स जो हैं उनमें सारों में अवेलेबल है। पहले नंबर 1 पे जो है आप देख रहे हैं कि नंबर 1, नंबर 2 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि सॉरी नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, यहाँ पे ये 7 और एटलीस्ट इन सबको तो हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे पहला वाला नंबर 1 पे जो है आपने देख चुके हैं कि मूव AX BX, इसमें सिर्फ रजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं उसको, इस वजह से इसको सिर्फ रजिस्टर इंडेक्सिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहते हैं कि उसमें सिर्फ रजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं। इसमें क्या है कि हमारा सोर्स रजिस्टर BX है और इसकी कंटेंट जो हैं वो AX रजिस्टर में, सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती, इसके कंटेंट जो है वो AX रजिस्टर में मूव हो जाएंगे। उसके बाद है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, उसमें ये होता है कि 3A, यहाँ पे ये कांस्टेंट है हमारा, ये 3A जो हमारी डेटा है इसको हम डायरेक्टली C और हायर ऑर्डर बाइट जो है C रजिस्टर का उसमें मूव करेंगे। सो डेटा जो हमारे पास हेक्साडेसिमल 34 उसको हम हायर ऑर्डर बाइट में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि 34 जो हेक्साडेसिमल में है वो कितने बिट का होगा, ये 8 बिट डेटा है, 8 बिट डेटा है। और C रजिस्टर का जो हायर ऑर्डर बाइट है वो भी 8 बिट का है। हमें पता है कि C रजिस्टर को हम या तो CH लिखते हैं और CL, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 16 बिट रजिस्टर का हो जाएगा, CX हो जाता है, इसका नाम CX हो जाता है। और 32 बिट मोड में ये ECX हो जाता है और 64 बिट में इसका RCX एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट जो है वो थर्ड नंबर पे वो है डायरेक्ट एड्रेसिंग, कि भाई हम जो है रजिस्टर AX के वैल्यूज़ जो हैं किसी मेमोरी एड्रेस पे जो है ना वो स्टोर करते हैं। वो एड्रेस हमारी डायरेक्टली यहाँ पे अवेलेबल है कि भाई ये एड्रेस जो है ना हमारी ये डायरेक्ट एड्रेस है। असल में एड्रेस नहीं होती, ये डिस्प्लेसमेंट होती है ना, कि भाई हम डेटा सेगमेंट में जिस तरह हमने पिछली मरतबा लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि भाई हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर होता है और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वैल्यू या इंडेक्स वैल्यू होता है। उस सेगमेंट में, उस पोर्शन में डेटा को लोकेट करने के लिए, डेटा को या किसी भी मेमोरी लोकेशन को लोकेट करने के लिए वो हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। हमारे पास असल में डेटा सेगमेंट रजिस्टर वो 16 बिट्स का होता है और इस 16 बिट्स को हमारी एड्रेसेस जो हैं वो 20 बिट्स की होती हैं। ये डेटा सेगमेंट रजिस्टर जो है वो 16 बिट्स का होता है और एड्रेसेस जो हमारी होती हैं वो हमारे पास 20 बिट्स की होती है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है 20 बिट्स में, देन वी विल जस्ट मल्टीप्लाई विथ 10 इन हेक्साडेसिमल। सो ये हमारा 20 बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट ऐड करनी है। सो ये मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट हो जाएगी, दैट विल बी 1 1 2 3 4 और वहाँ पे हमारे कंटेंट जो हैं रजिस्टर AX के वो स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरी है रजिस्टर इनडायरेक्ट, बेस प्लस इंडेक्स, रजिस्टर रिलेटिव, बेस रिलेटिव एंड सो ऑन। इन सारी एड्रेसिंग मोड्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। सबसे पहले ये आप इसका थोड़ा सा मैप बना लें जहन में कि एड्रेसिंग मोड्स में रजिस्टर, इमीडिएट एंड मेमोरी, हमारे पास ये तीन जो है ना, जो रजिस्टर है, इमीडिएट है और मेमोरी, हमारे पास तीन ये मेन जो है ना एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। रजिस्टर्स जिसमें सिर्फ हम रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं, इमीडिएट जिसमें हमारे पास जो है ना इमीडिएटली डेटा या वैल्यूज़ जो हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर अवेलेबल होते हैं। तीसरा होता है मेमोरी, वो हम मेमोरी को से लोकेशन जो है ना ऑपरेंड्स की लोकेशन वो कैलकुलेट करते हैं। उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, या तो डायरेक्ट है जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हैं, या इनडायरेक्ट है। अब डायरेक्ट में क्या होता है कि हम वो डेटा सेगमेंट हो गया है, कोई और चीज़ हो गई, उसका हम जो है ना डिस्प्लेसमेंट वैल्यू वहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब उस डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को जब यूज़ करते हैं तो हमारे पास असल जो लोकेशन है वो मिल जाती है। अब इनडायरेक्ट की दूसरी वेरिएशंस होती हैं। रजिस्टर इनडायरेक्ट है, बेस है, इंडेक्स है, इनडायरेक्ट जो ना इंडेक्स है, उसके बाद बेस इंडेक्स है। अब बेस इंडेक्स की फिर जो है ना दूसरी है, दो एग्जाम है, एक है बेस इंडेक्स
with no scalar factor and base index with scale factor. So बेस इंडेक्स जो स्केलिंग फैक्टर के साथ भी और स्केलिंग फैक्टर के बगैर भी है। अब ये सिर्फ बताने का मकसद ये था, ये इस पिक्चर का मकसद ये है कि आपके जहन में ये मैप बन जाए कि एड्रेसिंग मोड्स की वेरिएशंस कहाँ पे आ रही हैं। अभी हम देखेंगे कि आपको पता है कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि द मोस्ट यहाँ पे हम जो है ना सिर्फ इस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स को डिस्कस करें और हमें पता है कि देयर आर डिफरेंट रजिस्टर्स इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर। उसको हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, AHL, BH, BL, CH, CL, DH, DL, these are the 8-bit registers। हमारे पास 16-bit registers भी हैं और इनकी वेरिएशन जो है वो EAX वो भी डिस्कस करेंगे। सारे जो है ना ये 32-bit एंड देन वी हैव 64-bit registers एंड सो ऑन। ये जो है बहुत ही कॉमन और बहुत ही आम एड्रेसिंग मोड है जो हम यूज़ करते हैं। और 386 में आपको पता है कि 32-bit रजिस्टर्स हैं और 64-bit मोड में हमारे पास जो है ना RDX, RSP, RBP, RAX इनके नाम जो हैं। उसके अलावा हमारे पास ये R8, R15 रजिस्टर्स भी होते हैं। सो द इम्पॉर्टेंट फॉर इंस्ट्रक्शन टू यूज रजिस्टर दैट आर द सेम साइज। हर इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक होता है रजिस्टर AL लोअर ऑर्डर बाइट ऑफ अक्यूमुलेटर और AH हमारे पास EAX भी है, या इसके अलावा मैं अगर दूसरा रजिस्टर BL, BH और यहाँ पे मैं लिखूँगा AX, यहाँ पे लिखूँगा BX और यहाँ पे लिखूँगा EBX। अब ये दो रजिस्टर्स हो गए। आई थिंक मैं इसको मिटा दूँ और मैं दोबारा लिखता हूँ इसको। ओके, अगर हमारे पास रजिस्टर्स हैं कौन कौन से, ए लोअर ऑर्डर बाइट एक्यूमुलेटर का, उसके अलावा जो है ना इसको अगर मैं हायर ऑर्डर बाइट भी लिख लेता हूँ, यहाँ पे AX भी लिख लेता हूँ, उसके अलावा EAX, ये 8-bit वाला है, 16-bit है, 32-bit है और उसके अलावा RAX है। अगर मैं B की वेरिएशंस लिखूं, लोअर ऑर्डर बाइट हो गया, उसका हायर ऑर्डर बाइट हो गया और ये BX जो है वो 16-bit वाला हो गया, EBX हो गया और RBX हो गया। ठीक, अब मैंने सारी वेरिएशंस दो रजिस्टर्स की A और B की लिख ली हैं। सो ये सारे लिखने का मकसद क्या था, बिकॉज ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट यूज रजिस्टर्स दैट ऑफ द सेम साइज। फॉर एग्जांपल अगर हम मिक्स करना चाहते हैं 8-bit और 16-bit रजिस्टर्स को, या 8-bit और 16-bit रजिस्टर्स को 32-bit के साथ, मैं अगर कहना चाहता हूं कि भाई BL को मैं ऐड करना चाहता हूं AX के साथ, या इन दोनों रजिस्टर्स को BL और AX को यूज करना चाहता हूं, या AL और BX को यूज करता हूं। अब BX 16-bit है, AL जो है वो 8-bit है, या अगर मैं AH को EBX के साथ यूज करूं, AH को RBX के साथ यूज करूं, we have to avoid when we program in assembly language or when we program the microprocessor. So you should have to keep in your mind that never ever mix 8-bit with 16-bit or 32 or 64, or 8-bit or 16-bit register with 32-bit registers and so on. So this is not allowed by the microprocessor, and you will get error when you assemble that program or when you write that program. So ये चीज़ अपने ज़हन में रखनी है. So move BX and CX instruction for example. So the source register content do not change. अब इसमें ये होता है कि contents जो भी data CX में available है ये ट्रांसफ़र होगी किसमें, BX में. अब सिर्फ ये ट्रांसफ़र होनी है. इसमें क्या होगा, CX रजिस्टर की कंटेंट जो है वो चेंज नहीं होने वाले, वो एज इट इज़ ही रहेंगे. ऑपरेशन के बाद जब ये ऑपरेशन हो जाएगा, मूव हो जाएगी, CX रजिस्टर के कंटेंट्स एज इट इज़ वही रहने, और सिर्फ BX रजिस्टर के जो पहले वाले कंटेंट्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे और नए कंटेंट्स जो हैं और नई डेटा जो CX का वैल्यू है वो उसमें आ जाएगा. So the contents of destination register or destination memory location change
फॉर ऑल इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट दी कंपेयर एंड टेस्ट। अब ये कंपेयर एंड टेस्ट क्या है वो हम डिस्कस कर लेंगे कि कंपेयर एंड टेस्ट क्या होता है। जब हम दो को कंपेयर करते हैं या टेस्ट करते हैं उसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है ना यहाँ पे मूव BX/CS इंस्ट्रक्शन में ये होता है कि ये हमारे पास ECX है और हमारे पास EBX है। ये पूरा का पूरा EAX जो है वो 32 बिट्स का है और ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन है ये हमारा टोटल पोर्शन जो है वो 16 बिट का है। डेफिनेटली ये पूरा 32 बिट होता है, आधे आधे में डिवाइड करें तो ये 32 बिट्स हो जाएगा। 16 बिट्स के दो पोर्शन आपस में मिलाएं तो 32 बिट्स हो जाएंगे। अब EBX जो है या ECX है, इसका जो ये पार्ट है इसको हम कहते हैं CX। ये जो ये वाला हिस्सा है उसको हम ये वाले हिस्से को कहेंगे BX और इस वाले हिस्से को हम कहेंगे CX, ठीक है, जो 16 बिट पोर्शन है। अब हम क्या करते हैं, ये वाला हिस्सा जो है ये लेफ्ट साइड वाले 16 बिट जो हैं वो एज इट इज सेम रहेंगे, सिर्फ फ़र्क ये आएगा कि ये 1 2 3 4 ये ट्रांसफ़र होके इस जगह पे इसको रिप्लेस कर लेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है कि BX इज 16 बिट, CX इज 16 बिट, दोनों की जो लेंथ है वो सेम है। सो दैट इज़ रीज़न हम ऑपरेशन में कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि दोनों के दोनों हम सेम साइज के यूज़ करें। सो you can see here now this is the movement from CX to BX. Now note that only rightmost 16 bit of the register EBX will change. जिस तरह मैंने बताया कि भाई सिर्फ ये वाला हिस्सा चेंज होगा, ये दोनों वैल्यूज दोनों रजिस्टर्स के एज इट इज रहेंगे। ये था रजिस्टर एड्रेसिंग मोड जिसमें सिर्फ हम रजिस्टर्स यूज करें। अब हम कहेंगे अब हम डिस्कस करेंगे इमीडिएट एड्रेसिंग को। जिस तरह होता है इमीडिएट मीन्स अभी अवेलेबल है हमारे पास, इनसाइड जल्दी से अवेलेबल है हमारे पास ही, द डेटा इज अवेलेबल इनसाइड द और द वैल्यूज आर अवेलेबल इनसाइड द इंस्ट्रक्शन। हमें उनको रजिस्टर्स में जाने की ज़रूरत नहीं होगी कि भाई रजिस्टर से उसको रीड करें और वहाँ से ट्रांसफ़र करें, किसी और जगह से रीड करें, नहीं, वो चीज़ डेटा जो हमारी है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही अवेलेबल। दैट इज़ द रीज़न इसको हम कहते हैं इमीडिएट। सो द टर्म इमीडिएट implies that data immediately follow the hexadecimal opcode in the memory. So immediate data और constant data, जिस तरह मैंने कहा कि हमारे पास constant जो है वो in form of constant वो हमारे पास अवेलेबल होती है। Data transfer from a register or memory location और variable data. So ये जो immediate data हमारी वो constant होती है। अगर रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन से हम कोई भी डेटा एक्सेस करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, वो हमारे पास वेरिएबल डेटा होती है क्योंकि उसको हम चेंज कर सकते हैं वैल्यूज़ को। रजिस्टर के कंटेंट्स चेंज हो सकते हैं, मेमोरी के कंटेंट्स भी चेंज हो सकते हैं, इसकी वजह से हम इसको वेरिएबल डेटा कहते हैं। सो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड और इमीडिएट एड्रेसिंग ऑपरेट्स अपॉन अ बाइट और अ वर्ड ऑफ अ डेटा, एक 8 बिट में या वर्ड में 16 बिट वर्ड एंड सो ऑन। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे एक इंस्ट्रक्शन जिसमें हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज़ करेंगे और वो इंस्ट्रक्शन है मूव EAX एंड देयर इज़ वन कांस्टेंट वैल्यू। सो ये वैल्यू जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, इमीडिएटली अवेलेबल है हमारे पास। अब इसमें थोड़ा सा नोट कर लें कि ये EAX रजिस्टर जो है वो 32 बिट्स का है और हमारे पास जो डेटा है जो कांस्टेंट है वो हमारे पास है 20 बिट्स का। 20 बिट्स का क्यों है कि वो हमारे पास हेक्साडेसिमल 5 डिजिट्स हैं, 3 और 2 5, तो 5 एक डिजिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 4 बिट्स से। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल 20। नाउ यू विल सी कि किस तरह हो सकता है। हम अगर इसको एक्सटेंड करना चाहें कांस्टेंट को, अगर हम इस कांस्टेंट को एक्सटेंड करना चाहें किसमें 20 बिट्स 32 बिट्स में, सो ये पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों है कि उसको साइन एक्सटेंडेड जो वर्जन होता है साइन एक्सटेंड करके। सो एज द मूव इंस्ट्रक्शन, दिस मूव इंस्ट्रक्शन इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग फिगर। द सोर्स डेटा ओवरराइड्स द डेस्टिनेशन डेटा। अब हमारे पास जो है ये देख लें कि सॉरी यहाँ पे 1 जो है वो मिसिंग है, वो 1 यहाँ पे होना चाहिए। सो इसमें देखें कि ये जो ये कंटेंट्स हमारे पास हैं
ये कंटेंट सारे के सारे। अब EAX रजिस्टर जो है वो 32 बिट है, और इस सारे 32 बिट में ये जो पहले वाले कंटेंट्स हैं ये सारे के सारे कंटेंट्स ख़त्म हो जाएंगे। इसकी जगह पे 1 3 4 5 6, मगर यहाँ पे देखें कि 1 3 4 5 और 6 आ जाएगा, और ये सारे ज़ीरोज़ हो जाएंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर फर्दर मूविंग टू द अदर एड्रेसिंग मोड्स। वो क्या है, पॉइंट्स क्या है कि कुछ असेंबली लैंग्वेजेस में किसी भी कांस्टेंट को किसी भी इमीडिएट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हैश साइन जो है वो यूज़ होता है। अब हैश साइन यूज़ नॉट नेसेसरी कि सारे के सारे असेंबलर में यूज़ होता है। सो कोई ऐसे असेंबलर्स हैं जिसमें सिर्फ हम किसी भी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हैश यूज़ करते हैं, एंड मोस्ट असेंबलर डू नॉट यूज़ हैश सिंबल बट रिप्रेजेंट इमीडिएट डेटा एज इन द मूव। जो कुछ असेंबलर्स सारे जो हैं, कुछ असेंबलर्स जो हैं वो ये सिंबल यूज़ नहीं करते। द ओल्डर असेंबलर लाइक इन द HP लॉजिक डेवलपमेंट डज एज मैनी अदर्स। सो इन द नेक्स्ट हम जो भी पीछे जो भी स्लाइड्स डिस्कस करेंगे हम उसमें हैश साइन यूज़ नहीं करेंगे। हमें मगर ये इट डजेंट मीन कि अगर आप कोई असेंबलर यूज़ करते हैं जहाँ पे हैश यूज़ हो रहा है और आप हैश नहीं यूज़ करते, देन डेफिनेटली वहाँ पे आपको एरर मिलेगा। आपका प्रोग्राम में एरर इंडिकेट होगी, वो असेंबलर इंडिकेट करेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, किसी भी असेंबलर को यूज़ करने से पहले उसमें ये देखें कि उसमें ये कॉन्स्टेंट्स, उसके अलावा उसका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह हम कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कमेंट्स कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसका जो फॉर्मेट पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन का वहाँ पे किस तरह होता है, उसकी प्रोग्रामिंग किस तरह हो सकती है, सेगमेंट्स हम वहाँ पे किस तरह डिफाइन करते हैं। बट अभी हम जो भी कांस्टेंट यूज़ करेंगे उसमें हैश साइन यूज़ नहीं करेंगे। उसके अलावा द सिंबल असेंबलर पोर्ट्रेज इमीडिएट डेटा इन मैनी वेज। फॉर एग्जांपल अगर हम बाइनरी डेटा है, हेक्साडेसिमल डेटा है, ऑक्टल डेटा है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम लेटर जो है ना, फॉर एग्जांपल H जो है हेक्साडेसिमल के लिए H हम यूज़ करते हैं जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल को। इफ हेक्साडेसिमल डेटा बिगिंस विद अ लेटर द असेंबलर रिक्वायर्स द डेटा स्टार्ट विद 0। अगर हमें फॉर एग्जांपल अभी तक जो हमने यूज़ किया उसमें सिर्फ 1 2 1 3 4 5 6 हमने ये वैल्यू यूज़ किया था। डेफिनेटली हेक्साडेसिमल में हम F भी यूज़ कर सकते हैं, B भी यूज़ कर सकते हैं, A B C D E F ये तीनों वैल्यू। अगर ये लेटर से शुरू हो रहा है वैल्यू तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, 0 यूज़ करना चाहिए। सो टू रिप्रेजेंट हेक्साडेसिमल F2 वी हैव टू यूज़ 0 F2। इफ देयर इज अ वैल्यू FB और FB0 और समथिंग, so we have to add 0 before that one. And decimal data जो हम लिखते हैं that will be used as it is without any other symbol or something. उसके बाद अगर हमारे पास S की कैरेक्टर्स हैं तो S की कैरेक्टर्स जो हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल ABC 09 और सम अदर कैरेक्टर्स जो हमने 128 S की कैरेक्टर्स हैं, उसके लिए हमें एपोस्ट्रॉफ यूज़ करनी चाहिए। एक होती है सिंगल कोटेशन मार्क, एक होती है एपोस्ट्रॉफ लाइक दिस वन। वो एपोस्ट्रॉफ आप देख सकते हैं कि दैट इज़ अवेलेबल इन द कीबोर्ड और द टैब जो की है उसके ऊपर एपोस्ट्रॉफ होती है। सो बी केयरफुल, यहाँ पे तो ये एपोस्ट्रॉफ जो है साइन है, तो you have to be careful to use apostrophe, not the single quotation mark for representing ASCII data. So ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा when we will program in the assembly language, या जब आप खुद प्रोग्रामिंग करें थोड़ी पॉइंट्स अपने ध्यान में रखिएगा। And last thing is, if you want to represent binary numbers or binary data, then you have to use letter B, or in some assemblers they use the letter Y. सो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि बाइनरी डेटा उस असेंबलर में किस तरह रिप्रेजेंट की जाती है। नाउ ये तो थे कुछ अहम पॉइंट्स असेंबलर्स के बारे में कि वहाँ पे डेटा अगर इमीडिएट डेटा है तो उसको रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं मुख्तलिफ असेंबलर्स में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट डेटा एड्रेसिंग मोड और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। दिस एड्रेसिंग मोड
mode is applied to many instructions in a typical program. We will see in the examples. Now there are two basic forms of direct data addressing mode. इसके दो जो है ना वो main basic जो है ना forms हैं, किसमें ways हैं. Direct addressing mode which applies to a move between a memory location and the registers AL, AX और EX register. Displacement addressing एक होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग, एक ऐसा है डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग व्हिच अप्लाइज टू ऑलमोस्ट एनी इंस्ट्रक्शन इन द इंस्ट्रक्शन सेट. एक होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो हम सिर्फ एक्यूमुलेटर पे यूज करते हैं बाय यूजिंग मूव. अगर मूव इंस्ट्रक्शन यूज करें देन वी आर यूजिंग डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग. सो डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग जो है वो हम किसी भी इंस्ट्रक्शन के साथ यूज कर सकते हैं. So address is formed by adding the displacement to the default data segment address or alternate segment address. For example, हमारे पास जो है ना DS जो है वो डेटा सेगमेंट रजिस्टर है, उसमें डेटा सेगमेंट की इनिशियल जो पॉइंट होती है जहाँ से डेटा सेगमेंट स्टार्ट होता है वो एड्रेस होती है. सो इस डेटा सेगमेंट रजिस्टर के साथ हम डिस्प्लेसमेंट ऐड करते हैं कि कितने जो है लोकेशंस आगे या पीछे जो हमारी डेटा स्टोर करनी है या उसकी लोकेशन फाइंड करने के लिए. सो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इसमें क्या होता है, बाय यूजिंग डायरेक्ट एड्रेसिंग विथ अ मूव इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर्स डेटा बिटवीन अ मेमोरी लोकेशन लोकेटेड विद इन द डेटा सेगमेंट एंड AL 8-bit, 16-bit और 32-bit accumulator variants. अब इसमें क्या होता है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है मूव AL कामा डेटा. हम अपने असेंबली प्रोग्राम में सेगमेंट रजिस्टर्स जो होते हैं डेटा सेगमेंट और कोड सेगमेंट, इन रजिस्टर्स को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. हम उनके लिए जो है ना कोई ना कोई लेबल लगा लेते हैं. और हमें पता है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है कि डेटा सेगमेंट प्लस में इसकी डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना, ये दोनों को हम यूज़ करते हैं. सो ये डेटा जो है दिस डेटा शोज दी कि हमारी जो डेटा है करंटली वो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है. फॉर एग्जाम्पल मूव AL कामा डेटा लोड्स AL फ्रॉम द डेटा सेगमेंट मेमोरी लोकेशन डेटा 1 2 3 4. अगर ये जो डेटा नाम है इसका ये सिंबॉलिक नेम है मगर एक्चुअल लोकेशन जो इसकी है वो 1 2 3 4 या जो भी है वो है. तो हम क्या कहते हैं कि डेटा इज अ सिंबॉलिक मेमोरी लोकेशन एंड 1 2 3 4 इज अ एक्चुअल लोकेशन. इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी दिस एग्जांपल. फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी कि अज्यूम कर लें कि हमारे पास जो है जो DS जो डेटा सेगमेंट रजिस्टर है उसके कंटेंट्स एक्चुअली DS फॉर एग्जांपल DS इज इक्वल टू 1 0 0 एंड 0. ये इसकी स्टार्टिंग एड्रेस है. और हमारे पास जो एड्रेस है जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 1 2 3 4. 1 2 3 4 ये चार जो है ना हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं. नाउ वी हैव टू कंबाइन. हमने उसमें पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था हाउ टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेसिंग एड्रेसेस. इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने का आसान से तरीका ये है कि हमारे पास डेटा सेगमेंट अगर 1 0 0 0 हेक्साडेसिमल में वैल्यू है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 के साथ टू मेक इट 20 बिट्स. अब आपको पता है कि ये सिर्फ 16 बिट्स का है हेक्साडेसिमल वैल्यू. इसके साथ जब 10h मल्टीप्लाई करेंगे 20 बिट्स का हो जाएगा. उसके बाद हम इसके साथ डिस्प्लेसमेंट को ऐड करते हैं. सो जब हम इन दोनों को फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करेंगे डेटा सेगमेंट जिसकी जो वैल्यू है जैसे हमने पहले स्लाइड में देखा था कि DS जो है उसका वैल्यू हमने अज्यूम किया हुआ है कि भाई 1 0 0 है. सो द एक्चुअल लोकेशन विल बिकम 1 1 2 3 4. सो दिस इंस्ट्रक्शन कॉपीज or moves the contents of memory location 1 1 2 3 4 into AL. अब हमारी मेमोरी लोकेशन यहाँ पे मेमोरी शो हुई है. इस मेमोरी में देखें कि हमारे पास 8A जो है वो 1 1 2 3 4 पे स्टोर है. दैट विल बी ट्रांसफर टू दी AL में उसके कंटेंट जो वो ट्रांसफर हो जाएंगे.
So AL is 8 bit, AH is also 8 bit. These two form AX 16 bit and this complete 32 bit is EX. So सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है 8 bit लोअर ऑर्डर 8 bit जो है accumulator के उसमें सिर्फ चेंजेस आएंगी. अगर DS में यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि DS फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो है वो 100H. So this is called the direct addressing. And then yes, then there is another one is called the displacement addressing. Direct addressing उसके बाद अभी हम displacement addressing पाएंगे. अब ये displacement क्या होती है? Is almost similar to direct addressing. उसमें क्या होता है कि हम जो है ना बेस रजिस्टर सेगमेंट रजिस्टर के साथ ऑटोमेटिकली हम डिस्प्लेसमेंट ऐड करते हैं उस डायरेक्ट में भी. सो दे ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू डायरेक्ट एड्रेसिंग एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन इज 4 बाइट वाइड इंस्टेड ऑफ 3 बाइट. अब पिछले में क्या था हमारी 3 बाइट किस तरह की थी कि 1 बाइट 1 बाइट इज यूज फॉर द for example opcode or something, and then we have the register shown 2 bytes for the जो हमारी डिस्प्लेसमेंट थी. इसको मैं मिटा देता हूँ. I will start this again. So now we will discuss another addressing mode is called the displacement addressing. ये जो एड्रेसिंग मोड है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के साथ. इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि इसकी जो एड्रेस इंस्ट्रक्शन की साइज़ है वो 4 बाइट वाइड है इंस्टेड ऑफ 3 बाइट्स. हाउ इट इज़ 4 बाइट्स वी विल डिस्कस. In 80386 through Pentium 4 this instruction can be up to 7 bytes क्योंकि वहाँ पे जो हम रजिस्टर होते हैं वो हम 32 बिट्स के हैं एंड अगर डिस्प्लेसमेंट भी हमारी 32 बिट्स की है तो ये ऑलमोस्ट 7 बाइट वाइड हो जाएगी. सो दिस टाइप ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग इज मच मोर फ्लेक्सिबल बिकॉज मोस्ट इंस्ट्रक्शंस यूज दिस वन. हमने पहले डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल देखा था. नाउ दिस इज द वेरिएशन ऑफ दिस डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. So now we will discuss about the register indirect addressing mode. This allows data to be addressed at any memory location through an offset address held in any of the following register: BX, BP, base pointer, BX, DI, destination index, source index, and so on. So 386 and above, they allow these registers register indirect addressing with any extended register except the ESP stack point register. 16-bit mode में when we use flat model, segment registers serve no purpose in addressing a location in the flat mode, so it's not possible. हम यहाँ पे register indirect addressing mode का example discuss करेंगे. Here you can see हमारे पास जो है वो move AX और BX जो है ना, ये जो है register indirect addressing mode का indirect means we are using both registers. हमारे पास दोनों registers हैं. AX is also register, BX is also a register. Now how we are going to perform this one. Now ये जो BX register है, this BX register has some value. इसका value क्या है? 1000. ये हेक्साडेसिमल वैल्यू 16 बिट वैल्यू. हम क्या करेंगे, इस BX रजिस्टर की कंटेंट्स नहीं, इस BX रजिस्टर में जो एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस को हम डेटा सेगमेंट के रजिस्टर के साथ कंबाइन करेंगे और उनके कॉम्बिनेशन से जो एड्रेस बनेगा वहाँ से हम वैल्यू को लोड करेंगे इन AX. सो नाउ वी आर नॉट ट्रांसफरिंग द कंटेंट्स ऑफ BX to AX, but BX holds the displacement or some displacement address which will be combined. So BX it holds the displacement, so we will combine this one with the segment register to form a complete address. ये दोनों को जब हम combine करेंगे तो हमें एक एड्रेस मिलेगा. अब हमारे पास BX का जो वैल्यू है वो है 1000. अज्यूम कर लें कि DS इज इक्वलेंट टू 0100. अगर हम इसकी हम इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करें तो वो किस तरह एड्रेस होगी? एड्रेस इस तरह होगी कि भाई DS मल्टीप्लाई बाय 10
प्लस BX। अब अगर DS को मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो ये इन हेक्साडेसिमल, तो ये एक्चुअली ये हो जाएगा 0 उसके बाद इसमें एक जो है वो 20 बाइट्स का 20 बिट्स का हो जाएगा। अब ये जब 20 बिट्स का हो जाएगा तो इसके साथ हम 1008 कर देंगे। अगर ये फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 हो गया और प्लस में ये 1008 कर लेंगे, इट विल बी 200। अब 200 जो है 2000 इस एड्रेस को हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, the whatsoever the contents are at that memory location, they will be transferred back to the AX। अब यहाँ पे देखेंगे it's not only 1 2 but 3 4, we need how many? AX is 16 bit, it means जो ये starting address है और ये हमारा दूसरा consecutive address है, तो ये दोनों consecutive address में जो कंबाइन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 16 बिट्स का। ये दोनों वैल्यू 1 2 3 4 एंड 1 2 अब डिपेंड करता है कि बिग एंडियन है या लिटिल एंडियन है। यहाँ पे देखेंगे हायर ऑर्डर जो हमारा बाइट है वो 3 4 है और 1 2 है। अगर हमारा हायर ऑर्डर बाइट लोअर एड्रेस पे हो तो इसको हम कहते हैं बिग एंडियन। अगर हायर ऑर्डर बाइट लोअर ऑर्डर बाइट जो है वो लो या स्मॉल एड्रेस पे हो तो उसको हम कहते हैं लिटिल एंडियन। तो यहाँ पे ये हमारा जो है वो लिटिल एंडियन सिस्टम है, तो उसको हम क्या करते हैं, वैसे भी इंटेल आर्किटेक्चर जो वो लिटिल एंडियन होती है, इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वैल्यू को इन फॉर्म ऑफ लिटिल एंडियन टू AX रजिस्टर। सो दिस वाज एन एग्जांपल फॉर द रजिस्टर इनडायरेक्ट। We know already about the segment register, so we will skip. Now there is indirect addressing. We have seen the register indirect addressing. In some cases, the indirect addressing requires specifying the size of the data by a special assembler directives like byte pointer, byte, word pointer, word, डबल वर्ड एंड क्वाड वर्ड। सो हम जो है ना ये क्या करते हैं, असेंबलर में जब हमें डेटा साइज डिफाइन करनी पड़ती है तो हम ये पॉइंटर्स की हम साइज बता देते हैं। ये पॉइंटर को हम PTR से ये शो कर रहे हैं। सो दीज डायरेक्टिव्स इंडिकेट द साइज ऑफ द मेमोरी डेटा एड्रेस्ड बाय द मेमोरी। ओके, हमने जिस तरह पिछले एग्जांपल में देखा कि वी वर एक्सेसिंग द 2 बाइट वर्ड डेटा। So the directives are with the instructions that address a memory location through a pointer or index register with immediate data. Now indirect addressing is used for tabular data. Tabular means कि हमारे पास arrays होते हैं और हमारे पास जो है ना उसके अलावा structures होती हैं, arrays होते हैं, उनको हम किस तरह जो है ना एक array को हम किस तरह जो है ना उसके elements को access कर सकते हैं। So this indirect addressing often allows a program to refer a tabular data located in memory. Next slide में जो हमारा एक example है उसमें हम देखेंगे कि how the table and the BX register are being used to sequentially address each location in the table. So BX register जो है base register जो है इसको हम use करेंगे to access the tabular data. So to accomplish this task, load the starting location of the table. हमें starting location मिल जाएगी। वो location हम देखेंगे कहाँ से मिल रही है, because array का जो नाम होता है that is the starting point. Then in BX में वो load करेंगे with a move immediate instruction, and then after initializing the starting address of the table, then we will use the indirect addressing to store 50 samples sequentially. Now this is the example here. So indirect addressing, what will happen, this EBX table is an array table contain 50 bytes that are indirectly addressed through the register BX. For example, हमारा जो EBX register है तो हमने क्या किया, इसके BX जो रजिस्टर था उस BX रजिस्टर में इस टेबल जो है, अब टेबल को हमने यहाँ पे एज अ सिंबल यूज किया। एक्चुअली दिस वन शोज द मेमोरी एड्रेस।
मेमोरी एड्रेस। अब टेबल +1 जो करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें जो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट होगा वो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। 2 करेंगे अप टू 49। अब डिपेंड करता है कि इसमें जो डेटा हम यूज़ करें वो बाइट है, वर्ड है, डबल वर्ड है, क्वाड वर्ड है, किस तरह की है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग है। दिस इज सिमिलर टू इनडायरेक्ट एड्रेसिंग बिकॉज it indirectly addresses memory data. So the base register often holds the beginning location of a memory, and index register holds the relative position of an element in the array. So हम जो है ना base plus index जो है ना, जिस तरह हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि base जो है रजिस्टर उसमें हमारी वो अवेलेबल है बेस एड्रेस और स्टार्टिंग एड्रेस। नाउ वी विल यूज इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग। दिस एड्रेसिंग मोड इज सिमिलर टू द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग बिकॉज इट इनडायरेक्टली एड्रेसेस मेमोरी डेटा। हम इसमें जो मेमोरी में एरे स्टोर होता है, सो उस एरे की जो स्टार्टिंग या बेस लोकेशन होती है उसको बेस रजिस्टर में स्टोर करेंगे, जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में देखा था। देन द इंडेक्स रजिस्टर दिस होल्ड्स द रिलेटिव पोजीशन। बेस एड्रेस हमारे पास है, एरे जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका बेस एड्रेस हमारे पास है, उसका नाम हमने लिखा था टेबल आई थिंक, हाँ, और उसको हमने EBX में EBX के इस हिस्से में टेबल जो है ना वो स्टोर किया हुआ था। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कितने कौन सा एलिमेंट हम इसका जो है ना एक्सेस करना चाहते हैं। सो हम क्या करेंगे, सो EBX में तो हमारा जो है ना वो ये बेस एड्रेस है। देन वी नीड इंडेक्स रजिस्टर, दैट रजिस्टर होल्ड्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द अरे। अब हमें वो पोजीशन चाहिए कि कौन सा एलिमेंट 0, 1, 2, 3 अप टू व्हाटसएवर। सो व्हेनेवर बेस पॉइंटर or the BP register addresses memory data, both the stack segment register and base pointer register generate the effective address. Here you will see locating the data with the base plus index addressing. अब हम इसके example देखेंगे कि how we can use base and the index, both registers or both values, their values to calculate the addresses. सो हमारे पास यहाँ पे देखें एक एग्जांपल है कि भाई मूव DX BX प्लस DI। अब ये दो रजिस्टर्स हैं, इंडेक्स रजिस्टर है हमारे पास और बेस रजिस्टर है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से वी विल फॉर्म अ मेमोरी लोकेशन व्हाटसएवर दी, जो भी इस लोकेशन पे हमारा वैल्यू होगा उसको हम ट्रांसफर करेंगे DX रजिस्टर में। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड द कंप्लीट एग्जांपल। सो दिस एक नोट हियर हमें एक पॉइंट नोट करनी चाहिए, दैट द इंटेल असेंबलर रिक्वायर्स दिस एड्रेसिंग मोड अपीयर एज दिस वन इंस्टेड ऑफ दिस वन। यहाँ पे हमने हाइपोथेटिकली यूज़ किया यहाँ पे जनरल रिप्रेजेंटेशन, मगर जो इंटेल के असेंबलर हैं उसमें BX और DI रजिस्टर्स को हम इस तरह अलग अलग एंगल ब्रैकेट्स में शो करना है। अब ये भी देखें कि जब हम रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं, बेस रजिस्टर्स और जो भी रजिस्टर है, तो पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि रजिस्टर्स को हमने एंगल ब्रैकेट्स में शो किया था। अभी भी देखें कि अगर रजिस्टर का कॉम्बिनेशन जिस तरह बेस रजिस्टर्स हैं, जो रजिस्टर्स जिन रजिस्टर्स में हमारे डेटा नहीं बल्कि एड्रेसेस स्टोर हैं, उसको हमने एंगल ब्रैकेट से शो किया। सो द मूव this move instruction will be move DX comma BX plus DI. It will be like this one, move DX comma BX and DI for the program written for the Intel assemblers. यहाँ पे आप देख लें कि जो DI जो हमारे पास इंडेक्स रजिस्टर DI, सो इसके अंदर जो वैल्यू है वो है 0010 in hexadecimal, 0010 in hexadecimal, and here we can see we have the BX register or EBX register. So ये रजिस्टर शो करता है हमारी बेस एड्रेस को,
हमारी बेस एड्रेस को। दिस बेस एड्रेस वाज शोन एज अ टेबल, जो हमने एरे का नाम रखा था टेबल फॉर एग्जांपल। सो टेबल एरे का नाम हमें पता है कि कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी एरे हो, उसका जो नाम होता है दैट स्टोर्स द इनिशियल एड्रेस। अगर आप C++ में पॉइंटर्स आपने पढ़े हुए हैं तो जो भी एरे का नाम होता है दैट हैज़ द स्टार्टिंग एड्रेस, शुरू वाली एड्रेस जो होती है मेमोरी लोकेशन, वो उसमें स्टोर होती है इफ़ यू प्रिंट द एड्रेस ऑफ दिस टेबल और दैट एरे नेम। सो हमने क्या करना है कि वी हैव गॉट दिस बेस एड्रेस, नाउ वी हैव गॉट द डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमने दोनों को आपस में ऐड करना है। सो हमने दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद वी हैव गॉट द 1010 एड्रेस। अब हमें 1010 एड्रेस मिल गई, दैट इज द एड्रेस, एंड देन दैट इज नॉट द एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, बट व्हाट वी हैव टू डू, हमने एरे की लोकेशन को फाइंड करने के लिए, अब ये एरे डेफिनेटली डेटा सेगमेंट के अंदर है, ये डेटा सेगमेंट से बाहर नहीं है, तो हमें सिर्फ एरे की जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट का पता चल गया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लोकेट वेयर दिस information is. So agar ds is equal to 100, so now we have to make it 20 bits. So हम ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 so on. सो हमने इसको क्या करना है, इसको ऐड करना है 1, इसका 0 हमने यहाँ पे नहीं लिखा बट इट इज़ देयर। सो we have to add 1000 with 1010, so now we will get 2010. so this is the relative position। हमारे पास जो डेटा सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट में अंदर हमारा एरे जो है ना वो स्टोर है, और हमारे पास जो एरे की जो लोकेशन अभी नई आई है वो है 2010। एंड ये जो टेबल था इसमें भी इसका बेस एड्रेस था। अब बेस एड्रेस जो है वो डेटा सेगमेंट के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट जहाँ से इसकी एरे शुरू होता है, फॉर एग्जांपल हमारा एरे 50 or 60 लोकेशन या 70 लोकेशन, whatsoever the location, they will start from the base, but this base our table will start from here। टेबल यहाँ से शुरू होता है मगर ये डेटा सेगमेंट के अंदर ही होता है। सो टेबल इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू डेटा सेगमेंट, और टेबल के साथ जो हम ये इंडेक्स यूज कर रहे हैं वो भी एक डिस्प्लेसमेंट होती है उसके अंदर। सो टेबल प्लस इंडेक्स वैल्यू या बेस, हम इसका नाम याद रखें, टेबल रखें या बेस रखें, जो भी रखें, टू लोकेट द इनिशियल एड्रेस। अगर उसके साथ हम एलिमेंट शो करें कि कौन सा एलिमेंट हम एक्सेस करना चाहते हैं, दैट इज इन द इंडेक्स रजिस्टर, दोनों को कंबाइन करें तो ये कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट बन जाती है, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट बन जाती है with respect to the data segment. So now we have found that the element that we want to access is at the location of 0 2 0 and 1 0. So 2010 is the location, so this is the starting address, and definitely it is 2 byte because we are transferring data into the DX register. DX is the 16-bit register, and definitely this is little endian. So in case of little endian, the lower order byte is stored at the lower order address because this is lower address, this is one byte higher address like 10 11 12 and this increasing. So lowest address holds the lower order byte, means little endian. So higher order byte will be stored first here and then lower order byte here. So this is the way you can use the base plus index addressing. So now we will discuss about we discuss how we can locate the array data using the base plus addressing, and the major use is to address elements inside the memory for this base plus index. To accomplish this we need base register. We need also the base register with the beginning address of the array, and the DI or the index register with the element number inside that array that we want to access. So these two registers form a complete displacement inside the data segment.
So these are the arrays. So here you can see array starts, this is the starting address. Now this is, you can see the complete, but actually our data segment is somewhere here. So data segment is starting somewhere here, data segment starts here, and array is also part of this data segment. Now array bx and di, they both are added to locate the element. Now then we will discuss about the register relative addressing. This is similar to the base plus index addressing. Now previously we discussed about the base plus index. Now we will discuss about the base plus index addressing, displacement addressing mode. So data in a segment of a memory are addressed by adding the displacement to the contents of a base or an index register, base pointer, bx, di or si. So we will discuss how register relative addressing mode is being used to locate the contents. For example, if we use, so now we will discuss about relative addressing example. Here in the relative addressing example is we are using the register bx, and this register bx holds the address. This is not the index register, or this is not the segment register. This register holds the address, plus we are going to add some constant or some displacement or constant with this address to locate the memory location inside the data segment. Here you can see in this example that the location or the address here in EBX is 0100, and inside we are going to add 100 in hexadecimal. So we will get this complete value. हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे. अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ds जो है उसका वैल्यू है 0200. फॉर एग्जांपल ds का वैल्यू है 0200. So we are going to add or multiply 10 with this one to form a 20 bits. Then we will add both and we will have this complete address, that is the 3100. So this value will be transferred to the bx. So next slide we will see the example about the register relative addressing mode to access the array data. It shows that how displacement array aids to the index register di to generate a reference to an array element. So here you can see we have the displacement here and we have element, so we can use both to address the array element. For example, element number 1, 2, 3, 4, whatever the element we are going to use. So base relative plus index addressing, this is similar to the base plus index addressing. So it also adds the displacement and uses the base register and an index register to form a memory address. So this type of addressing mode often addresses a two-dimensional array of memory data. For example, here you can see data addressing with the base relative plus index. So least used addressing mode, it's not commonly used, बहुत ये इस्तेमाल तो होती नहीं है ज़्यादा, but you can get the idea that what is the concept behind this one. So in the next slide you will see the example about the move. So AX register will use the will get the contents from the memory location here. So we have the BX register, we have the index register, and we have the constant displacement. So displacement of 100 hold, so displacement of 100 hexadecimal aids to the BX register and SR register to form the offset address within the data segment, and this will be aided with the data segment. This addressing mode, as you can see, ये बहुत ही थोड़ा सा complex है, and इसकी वजह से प्रोग्रामर्स इसको यूज़ नहीं करते ज़्यादातर, because we can perform like the same task with other addressing modes. So
प्रोग्रामर्स इसको ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज एक तो इसका ये है कि इसमें वी आर यूजिंग मल्टीपल रजिस्टर्स एंड आल्सो वी आर यूजिंग कांस्टेंट. सो इसकी जो साइज़ है, इंस्ट्रक्शन की जो साइज़ है वो बहुत बड़ी हो जाती है. सो व्हाट वी डू हियर, you can see here BX register. BX has 0020 and SI register, index register, it has 0010, and also we have a constant value. Constant value is 0010, 0100, like this one. This is constant value. Here we have got the SI and here we have got the value BX. अब BX को SI से ऐड करें, we will get the result 0030. अब उसके साथ हम 0100 को हम ऐड करते हैं, then definitely we will get the 0130 in hexadecimal. Now what we will do, this is the complete displacement. Data segment में हम कितना displace कर सकते हैं. So data segment, for example, the value of data segment is 010 and so on, 1000 hexadecimal. So what we will do, we will make it multiply by 10. Now we will have the value 10000. Now it is 20 bits, so we will add these two. इसको बेस एड्रेस को और डिस्प्लेसमेंट को हम आपस में ऐड करेंगे, देन वो हमें जो है ना कंप्लीट एड्रेस मिल जाएगी inside the data segment to access the value. Now if it is AX means 16 bits, so the complete address is 10130. so हम 10130 से 2 bytes को read करेंगे in form of Little Endian, because they are stored in Little Endian. So lower order byte पे 16 जो है, lower order byte जो है वो lower address पे स्टोर हुआ है. So A3 and 16, this is higher order byte, this is lower order byte, they are being stored inside the AX register. So now we will see that how we can address arrays with the relative base relative plus index. So suppose a file of many records exists in a memory, each record with many elements. So what we have to do, we can use displacement address, the file, base register address, a record, and the index register address, an element of a record to access the any file. This is one of the example. अगर हम कहें कि भाई displacement address जो हमारी है वो हमारी है फाइल की, base register जो हमारा है वो रिकॉर्ड को शो करता है, इंडेक्स रजिस्टर जो होता है वो हमारे एलिमेंट को शो करता है, एलिमेंट ऑफ रिकॉर्ड. अगर अब मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ कि हमारे पास कोई फाइल होती है, फाइल में हमारे पास रिकॉर्ड्स होती हैं. दिस इज़ द केस ऑफ मल्टीपल मल्टी डायमेंशनल एरे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पूरी फाइल है, इस फाइल के अंदर ये कंप्लीट हमारा एक रिकॉर्ड है, ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा रिकॉर्ड है, और इस रिकॉर्ड के अंदर जो है हमारा ये एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ रिकॉर्ड. अगर आपने सब्जेक्ट लिया होगा डेटाबेस सिस्टम्स का, इफ़ यू हैव टेकन दिस सब्जेक्ट, सो उसमें हमारे पास फाइल्स होते हैं, फाइल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म डेटाबेस. उस फाइल्स में अंदर हमारे पास टेबल्स होती हैं और रिकॉर्ड्स, टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड में हमारे पास जो है ना फील्ड्स होती हैं, उनको एलिमेंट्स कहते हैं. सो दिस इज़ द केस. हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट एड्रेस होगी वो कंप्लीट फाइल होगा, कंप्लीट फाइल होगा, यहाँ इस लोकेशन को शो करेगा. उस लोकेशन में हमारे पास रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड के अंदर उसको शो करेंगे हम बेस रजिस्टर के साथ, और इंडेक्स रजिस्टर जो है वो उसकी एलिमेंट ऑफ रिकॉर्ड उसको शो करेगा. सो नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखें कि भाई फाइल जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, उसके अलावा जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से शुरू हो गई है, यहाँ से ना, और ये डेटा सेगमेंट हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है. डेटा सेगमेंट जो है ना, I'm really sorry, this is data segment. So हमारा डेटा सेगमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है और everything is inside this one. So जो हमारा फाइल है वो डिस्प्लेसमेंट है. Displacement means initial, then we have EBX, which has the record value and the
EDI is the element. So अगर हम इन तीनों चीज़ों को आपस में मिलाएं तो हमारे पास रिकॉर्ड सी में जो एलिमेंट है उसको, जो भी एलिमेंट है whatsoever the element, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं. That was one of the case. So that was one of the case in which we showed that how you can use this one to address the records or the multi-dimensional data inside the memory. The last one is the scale index addressing. This is unique to 80386 to core 2 microprocessors. It uses 32-bit registers, a base register and an index register to access the memory. The second register index is multiplied by a scaling factor. इसमें यही रीज़न है कि हम इसको स्केल्ड इंडेक्स कहते हैं. इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी स्केलिंग फैक्टर के साथ. अब वो इस पर स्केलिंग फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2, 4, 8 हो सकता है, जो भी है. तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. So the scaling factor is implied and need not to be included in the assembly language instruction. So यहाँ पे हमने scaling factor multiply by 1, multiply by 2 और 4 हमने लिखा हुआ नहीं. It is already understood कि भाई scaling factor क्या होगा वहाँ पे. So move AL, EBX and ECX, उनको हम देखेंगे कि इन दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे तो you can access the memory location inside the 386 and 386 to the higher order new architectures. The instruction pointer is a 16-bit register. This RIP relative addressing uses the instruction pointer relative to instruction pointer. So now we will discuss about the RIP relative addressing. Is the instruction pointer relative addressing. It uses 64-bit instruction pointer register in the 64-bit mode to address a linear location in a flat memory model like हमने 64-bit memory model में discuss किया. It's a flat, there are no segments and so on. So inline assembler program available to Visual does not contain any way of using this mode or any other 64-bit addressing mode. So these assemblers, it's not possible. So but Microsoft Visual does not present support developing 64 assembly code. So here we will discuss about the RIP relative addressing or the instruction pointer relative addressing. It uses 64-bit instruction pointer register in 64-bit mode to address a linear location in a flat memory model. And inline assembler program available to Visual, Microsoft Visual, they don't contain any way of using this mode or any other 64-bit addressing mode. The assemblers that we will use, they don't have any 64-bit right now, and the Microsoft Visual section, they don't support or they do not present support developing 64-bit assembly code right now. So now we will summarize this lecture. That move instruction copies the contents of the source operand into the destination operand, and the source never changes for any instruction. And register addressing specifies any 8-bit register like AH, AL and so on, and 16-bit use the registers are AX and BX, CX, SP and so on. Segment registers, there are segment registers, and these segment registers are addressable for moving data between a segment register and 16-bit register memory location, or for push and pop, whatsoever we can say the instructions. In 386 through Core 2 microprocessor, the extended registers like EX, EBX, ECX and so on, they are there. We have the 64-bit registers, and then we discuss about the move immediate instruction. It transfer a byte or word that immediately follows the opcode into the register memory location. And also the immediate addressing manipulates constant data in a program. हम immediate addressing में constant जो है ना वो data वो भी use कर सकते हैं और वो use करते हैं उसमें. And then we have discussed about both the forms of addressing are identical except the direct addressing uses is used to transfer data between EX, AX and AL and memory. Displacement addressing is used with any register memory transfer.
Direct addressing requires 3 bytes of memory, whereas displacement address requires 4 bytes of memory. Then we also discuss about the register indirect addressing, that it allows data to be moved address at any memory location pointed by the base pointer BP and BX, or the index register, destination index or source index. And we have seen that they have the extended register in 386. Then we use the base plus index addressing. They often address data in an array. The memory address for this mode is formed by adding a base register plus index register and contents of segment registers times like 10h. And we have discussed about the 386 above. Base and index registers may be any 32-bit register except EIP and ESP. We also discuss about the relative addressing, and we also discuss about the relative plus index register addressing and so on. So in these two addressing modes, base or they use base or index register plus the displacement to access the memory data. Relative plus index addressing is useful to access two-dimensional data, and these addresses are formed by adding the register index, base register and index register, and the displacement with the segment register to access any content inside the memory. So this is all for today's lecture, and inshallah see you in the next lecture. Tab tak ke liye Allah Hafiz.